हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच चुका है। संगठन के सिद्धांत से दूसरा चैनल आपके पास पहुंच रहा है, जिसका पहला प्रश्न, दूसरे सेशन का पहला प्रश्न नंबर 58, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सिद्धांत का समर्थक है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सिद्धांत का समर्थक है। कौन समर्थक हैं? हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो। प्रश्न नंबर 58 का उत्तर देने का प्रयास करें। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सिद्धांत का समर्थक कौन है भाई? हेनरी फ्योल। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं भाई? नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और व्यक्ति हैं, या कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व हैं, या कार्य और समय हैं, या उद्देश्य, स्थान और प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास करें। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं। आपको बताना है कौन कौन से तत्व हैं, इसका उत्तर करने का प्रयास करें। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं, चलिए, कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। तो ये प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 60, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा यदि, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा यदि कार्य रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले हों, संगठन नया हो, अधीनस्थ और अधिकारी अलग अलग स्थानों पर काम करते हों, उच्च अधिकारी सुस्त और निकम्मा हो। तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा भाई। किस कारण से अधिक विस्तृत होगा? तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा, कार्य रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले हों। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा यदि उच्च अधिकारी की देखरेख की तकनीक मानकीकृत हो। सही है भाई, इसे विस्तृत होगा। उच्च अधिकारी सत्ता का प्रयोजन करने में विश्वास रखता है, ये भी सही है। उच्च अधिकारी परिश्रमी और चतुर है, ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों बातें सही पाई गई। तो प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 62, नियंत्रण का विस्तार से तात्पर्य है। नियंत्रण का विस्तार से तात्पर्य पर्यवेक्षण का विस्तार, अधिकार विस्तार, प्रबंधकीय दायित्व का विस्तार, उपर्युक्त तीनों। तो नियंत्रण का विस्तार से तात्पर्य है पर्यवेक्षण का विस्तार भी सही है, अधिकार विस्तार भी सही है, प्रबंधकीय दायित्व का विस्तार भी सही है। तो प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 63, नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक घटक हैं। नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक घटक कौन से हैं? अधीनस्थों का प्रशिक्षण है, सही है। सत्ता का प्रयोजन भी सही है। प्रबंधकों एवं अधीनस्थों की योग्यताएं भी सही हैं। नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक घटक ये सभी सही हैं। तो द ऑप्शन उपयुक्त तीनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 64, नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक तत्व। नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक तत्व कौन से हैं? कार्यों की पुनरावृत्ति। हाँ भाई, ये निर्धारक तत्व है। संप्रेषण व्यवस्था की सुगमता, ये भी निर्धारक तत्व है। नियंत्रित की जाने वाली क्रियाओं की प्रकृति एवं विविधता, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 65, अधीन वरिष्ठ संबंधों का विश्लेषण करके एक गणितीय फार्मूले का विकास करने वाला विद्वान कौन है? प्रश्न नंबर 65, अधीन वरिष्ठ संबंधों का विश्लेषण करके एक गणितीय फार्मूले का विकास करने वाला विद्वान कौन है? तो हेनरी फ्योल हैं, या मूने हैं, या ग्रे कुनास हैं, या फ्रेडरिक टेलर हैं। तो प्रश्न नंबर 65 का उत्तर देने का प्रयास करें। अधीन वरिष्ठ संबंधों का विश्लेषण करके एक गणितीय फार्मूले का विकास करने वाला विद्वान ग्रे कुनास महोदय हैं। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। एक उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ के मध्य अनेक प्रत्यक्ष वर्गीय और प्रति संबंध होते हैं। इन संबंधों में अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? फिर से सुन लीजिए। एक उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ के मध्य अनेक प्रत्यक्ष वर्गीय और प्रति संबंध होते हैं। इन संबंधों में अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है। यह विचार किसका है? प्रश्न नंबर 66 का उत्तर देने का प्रयास करें। ग्रे कुनास का है, या फ्रेडरिक्स का है, या अल्टरमेयो का है, या अब्राहिम लिंकन का है? अब्राहिम मैस्लो का है। अब्राहिम मैस्लो भाई, मैस्लो। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन आ ग्रे कुनास। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाएं। ग्रे कुनास के अनुसार एक प्रबंधक कितने अधीनस्थों को नियंत्रण सुविधापूर्वक कर सकता है? ग्रे कुनास के अनुसार एक प्रबंधक कितने अधीनस्थों को नियंत्रण सुविधापूर्वक कर सकता है? तो प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन देखें। ये 5-6 अधीनस्थों को नियंत्रण में रख सकता है, या 8-10, या 15-20, या 10-15। तो ग्रे कुनास विद्वान का नाम दिया गया है। ग्रे कुनास के अनुसार प्रबंधक कितने अधीनस्थों का नियंत्रण सुविधापूर्वक कर सकता है? तो प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। 5-6 अधीनस्थों को। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 पे आ जाएं। आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की समूची धारणा में परिवर्तन के कारण है। आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की समूची धारणा में परिवर्तन के कारण है। प्रश्न नंबर 68 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग, ये कारण सही है। सूचना के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति, ये भी सही है। प्रशासन में विशेषज्ञों का महत्व सही है। तो प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि उपयुक्त
तीनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 69 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पद सोपान को, या नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र को, या आदेश की एकता को, या सत्ता को। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांत को बहुत अधिक प्रभावित किया है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 भाई देख लें। कैपिटल एन ब्रैकेट में n-1 सूत्र द्वारा ग्रेकुनास क्या कहना चाह रहा, क्या करना चाह रहा। कैपिटल एन ब्रैकेट में n-1 सूत्र द्वारा ग्रेकुनास क्या कहना चाह रहा है। प्रति संबंधों को ज्ञात करना चाहता है, या प्रत्यक्ष वर्ग संबंधों को ज्ञात करना चाहता है, या कुछ संबंधों की संख्या को ज्ञात करना चाहता है, या उपर्युक्त तीनों संबंधों को ज्ञात करना चाहता है। तो n ब्रैकेट में n-1 कैपिटल N ब्रैकेट में n-1 सूत्र द्वारा ग्रेकुनास क्या करना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रति संबंधों को ज्ञात करना चाहता है। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 71, ग्रेकुनास के अनुसार प्रत्यक्ष वर्ग संबंधों को ज्ञात करने का सूत्र है। ग्रेकुनास के अनुसार प्रत्यक्ष वर्ग संबंधों को ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है। प्रश्न 71 का उत्तर देने का प्रयास करें। 1 कैपिटल 1 ब्रैकेट में 1-n-1 क्या है। कैपिटल N ब्रैकेट में n-1, या फिर बी पे आ जाएं। n- ब्रैकेट में 2 -1 फिर आगे आ जाएं। 71 n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस n-1। ऑप्शन सा देखें। n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस -1, यह ऑप्शन दा ऊपर में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर ग्रेकुनास के अनुसार प्रत्यक्ष वर्ग संबंधों को ज्ञात करने का सूत्र है n- ब्रैकेट में 2-1 ऑप्शन 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 71 का बा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 72, ग्रेकुनास के अनुसार कुल संबंधों की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 72, ग्रेकुनास के अनुसार कुल संबंधों की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। कैपिटल N ब्रैकेट में n-1, या ऑप्शन बी देखें। n- ब्रैकेट में 2-1 या ऑप्शन सा देखें। n बड़ा ब्रैकेट 2n
अपान 2 प्लस छोटा ब्रैकेट n-1, या ऊपर में से कोई नहीं, तो प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। यदि किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण में 4 कर्मचारी हैं तो ग्रे-कुनास के सूत्रानुसार प्रतिसंबंधों की संख्या होगी। यदि किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण में 4 कर्मचारी हैं तो ग्रे-कुनास के सूत्रानुसार प्रतिसंबंधों की संख्या क्या होगी? 12 होगी या 24 होगी या 36 होगी या 48 होगी? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर करने का प्रयास करें तो ये संख्या होगी 12। 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यदि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर फैले हैं तो नियंत्रण क्षेत्र छोटा रखना ही उचित होगा। क्या भाई बोल रहा है? यदि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर फैले हैं तो नियंत्रण क्षेत्र छोटा रखना ही होगा। चलिए भाई ये सही है। यदि संगठन पुराना, अस्थायी और जमा हुआ है, यदि संगठन पुराना, अस्थायी और जमा हुआ है तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर आगे आ जाएं। यदि उच्च अधिकारी ऐसे व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है जिनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्य की प्रकृति के ही समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, ये भी सही है। तो सभी वक्तव्य सही हैं। तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन द। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगले प्रश्न पे ग्रे-कुनास के फार्मूले का संबंध, ग्रे-कुनास के फार्मूले का संबंध है समन्वय, समादेश की एकता, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 75 का उत्तर देने का प्रयास करें। ग्रे-कुनास के फार्मूले का संबंध क्या है? समन्वय है, समादेश की एकता है, पद सोपान है या नियंत्रण का क्षेत्र है? तो ग्रे-कुनास फार्मूले का संबंध नियंत्रण का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 76, प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी। प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी क्या है? सत्ता प्राधिकार है या उत्तरदायित्व है या पद सोपान है या नियंत्रण का क्षेत्र है? तो प्रश्न नंबर 76 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है भाई सत्ता प्राधिकार। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 पे आ जाएं। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? लूथर गुलिक की है या हेनरी फ्योल की है या ओरविक की है या हर्बर्ट साइमन की है?
सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। ये परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम है हेनरी फ्योर्ड। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 78। जब तक अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेश या विचार को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्चाधिकारी का यह आदेश या यह विचार सत्ता नहीं माना जा सकता। सत्ता के बारे में ऐसा किसका विचार है? जब तक अधीनस्थ उच्चाधिकारियों के आदेश या विचार को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्चाधिकारी का यह आदेश या विचार सत्ता नहीं माना जा सकता। सत्ता के बारे में ऐसा विचार किसका है? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो शास्त्रीय विचारधारा के लेखकों का है, या मानव संबंध विचारधारा के लेखकों का है, या वैज्ञानिक प्रबंध के लेखकों का है, या उपर्युक्त तीनों का है। तो प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। मानव संबंध विचारधारा के लेखकों का प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 79। सत्ता की विशेषता नहीं है। सत्ता की क्या विशेषता नहीं है? यह प्रबंध की अधिकार है, ये विशेषता है। इसका प्रयोजन ऊपर से होता है, ये भी होता है। इसका प्रयोजन नीचे से होता है, नहीं भाई, इसका प्रयोजन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता। यह अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है, ये भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। इसका प्रयोजन नीचे से होता है, नहीं ऊपर से होता है, यही ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80। सत्ता की विशेषता नहीं है। सत्ता की विशेषता नहीं है तो यह निर्णय लेने का अधिकार है, ये विशेषता है। या अधीनस्थों से संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है, ये भी सही है। या आदेश देने का अधिकार, ये भी सही है। या अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार करने का सिद्धांत है, नहीं भाई, यहाँ भी नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 81 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। फिर से, सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है, ये सही है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा सही नहीं है। दूसरा, जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तब वह सत्ता बन जाती है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है, ये भी सही है। फिर आगे आ जाएं। शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रह सकती है। शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रह सकती है। ऑप्शन द देखिए, सत्ता का प्रयोजन नहीं किया जा सकता, जबकि शक्ति का प्रयोजन होता है। बस यही, सत्ता का प्रयोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि शक्ति का प्रयोजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन द उल्टा लिखा गया है, ये उल्टा लिखा गया है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। सत्ता का प्रयोजन नहीं किया जा सकता, जबकि शक्ति का प्रयोजन किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखें।
प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। तो ये तो भाई सही है। फिर अगला देख लेते हैं। सत्ता असंस्थागत, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है, जबकि शक्ति संस्थागत, अस्पष्ट तथा निश्चित होती है। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन बा, यही गलत है, यही सही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? तो ऑप्शन बा सही नहीं है। सत्ता असंस्थागत, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता शक्ति संस्थागत, अस्पष्ट और निश्चित होती है। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 83, यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है, यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य प्रयोजनों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णयों, योजनाओं, नीतियों तथा लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस वक्तव्य में निम्नलिखित में से सत्ता के किस प्रकार को इंगित किया जा गया है? प्रश्न नंबर 83 का उत्तर देने का प्रयास करें। यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णयों, योजनाओं, नीतियों तथा लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस वक्तव्य में निम्नलिखित में से सत्ता के किस प्रकार को इंगित कर रहा? तो रेखा आधारित सत्ता को भाई। प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। जब ऐसा कहीं पे कन्फर्म सही उत्तर हो तो डायरेक्ट आपको उत्तर पर आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 84 देखें। अगला प्रश्न नंबर 84, यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने एवं सहायता पहुंचाने का अधिकार है। इस वक्तव्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सत्ता की ओर संकेत किया गया है? तो प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बा आ रेखा आधारित सत्ता या स्टाप आधारित अधिकार सत्ता या क्रियात्मक अधिकार सत्ता या उपयुक्त तीनों प्रकार की ओर। तो प्रश्न नंबर 84 में देखें, यह अधिकार सत्ता अन्य प्रयोजनों को परामर्श देने एवं सहायता पहुंचाने का अधिकार है। इस वक्तव्य में निम्नलिखित में किस प्रकार की सत्ता की ओर संकेत किया गया है? तो ये संकेत किया गया है स्टाप अधिकार सत्ता। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, स्टाप अधिकार सत्ता का लक्षण है। स्टाप अधिकार सत्ता का लक्षण है। क्या लक्षण है भाई? प्रश्न नंबर 85, निर्णय लेने की अधिकार सत्ता, आदेश देने की अधिकार सत्ता, परामर्श देने का अधिकार या ऑप्शन दा निर्देशित करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 85 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्टाप अधिकार सत्ता का लक्षण है। तो क्या लक्षण है? प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन सा परामर्श देने का अधिकार। 85 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करती है। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उस
अधिकार सत्ता का नाम बताना है आपको। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन रेखा अधिकार सत्ता नहीं, स्टाफ अधिकार सत्ता नहीं, क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन करती है। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87 पे आ जाएं। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक, व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अधिकार सत्ता के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित विचारधारा को ठीक मानते हैं। प्रश्न नंबर 87 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 87 औपचारिक सत्ता विचारधारा, स्वीकृत विचारधारा, सक्षमता विचारधारा, उपर्युक्त तीनों को ठीक मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 87 का उत्तर देने का प्रयास करें। व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अधिकार सत्ता के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित विचारधारा को ठीक मानते हैं। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन बा स्वीकृत विचारधारा, स्वीकृत विचारधारा। प्रश्न नंबर 57 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 88 पे आ जाएं। सत्ता का प्रमुख कार्य, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है भाई, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सत्ता का प्रमुख कार्य, यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, या निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है, या क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। तो प्रश्न नंबर 88 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सत्ता का प्रमुख कार्य है, यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, ये कार्य है। या निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है, ये भी सही कार्य है। या क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है, ये भी कार्य हैं। तो उपर्युक्त तीनों कार्य हैं। तो प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 देख लेते हैं। किसी भी प्रबंधक के अधिकारों सत्ता का अस्तित्व केवल उसी दशा में होता है जबकि अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें स्वीकार करें। सत्ता के संबंध में इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है भाई। प्रश्न नंबर 89, किसी भी प्रबंधक के अधिकारों का अस्तित्व केवल उसी दशा में होता है जबकि अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें स्वीकार करें। तो प्रश्न नंबर 89 का ये सत्ता के संबंध में दृष्टिकोण के समर्थक आपको बताना है कौन है। हॉर्बर्ट साइमन तथा चेस्टर बर्नार्ड, हेनरी फ्योल तथा उर्विक तथा लूथर गुलिक, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 89 का उत्तर करने का प्रयास करें। किसी भी प्रबंधक के अधिकारों सत्ता का अस्तित्व केवल उसी दशा में होता है जबकि अधीनस्थ कर्मचारी उन्हें स्वीकार करें। सत्ता के संबंध में इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं ऑप्शन आ हॉर्बर्ट साइमन तथा चेस्टर बर्नार्ड। 89 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 90, उत्तरदायित्व का लक्षण नहीं है, उत्तरदायित्व का लक्षण नहीं है। यह एक बंधन है जो नैतिक व वैधानिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये लक्षण है। यह बंधन सदैव अधीनस्थ व्यक्तियों पर लागू होता है, कोई जरूरी नहीं, ये गलत है। उत्तरदायित्व के साथ अधिकार अवश्य होते हैं, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा लक्षण नहीं है, तो बा ऑप्शन बा लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 91,
प्रश्न नंबर 91, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में निम्न अंतर सही नहीं है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में निम्न अंतर सही नहीं है। क्या सही नहीं? अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का नहीं। तो ये भाई सही है। अधिकारों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है किंतु उत्तरदायित्व का ऊपर से नीचे की ओर। ये भाई उल्टा लिखा गया है, ये उल्टा लिखा गया है और यही ऑप्शन गलत है। ये अंतर सही नहीं है। तो अंतर सही नहीं है तो ऑप्शन बा, अधिकारों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है किंतु उत्तरदायित्व का ऊपर से नीचे की ओर। बस और ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम सब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में निम्न अंतर सही नहीं है तो अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व को नहीं। ये अंतर सही है। अधिकार अन्य लोगों से काम कराने की शक्ति है जबकि उत्तरदायित्व किसी कार्य को करने की शक्ति है। ये भी सही है। अधिकार सदैव उच्च अधिकारी से संबंधित होते हैं। ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन आ, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त तीनों सही हैं। तो नहीं भाई, यहाँ पे रुकिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो अधिकार उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। और हमारे प्रतियोगी भाई जो परीक्षा में कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों से कहकर और खुद चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को खूब विधिवत देखें, विधिवत तैयारी करें अपनी, ताकि नियुक्ति पत्र इस बार आपके हाथ में मिलना चाहिए। तो इस तरह आप हमारा सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे, हम उतने ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। इस प्रकार के जो अधिक से ज़्यादा प्रश्न आपके ला रहे हैं आपके सामने, वो सेशन समाप्त होने दीजिए। फिर उसके बाद में हम आपको रिवीजन क्लास चलाएंगे, उसमें प्रश्नों की व्याख्या भी आपके सामने रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 93 देख ले भाई, क्या है? उच्च स्तर पर इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है। उच्च स्तर पर इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है तथा संगठन के निम्न स्तर पर इसका क्षेत्र काफी संकुचित हो जाता है। इस वक्तव्य में निम्न में से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? तो ये संकेत सत्ता की ओर किया जा रहा है, या उत्तरदायित्व की ओर किया जा रहा है, या समन्वय की ओर किया जा रहा, या पद सोपान की ओर किया जा रहा। तो उच्च स्तर पर इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है तथा संगठन के निम्न स्तर पर इसका क्षेत्र काफी संकुचित हो जाता है। यह वक्तव्य सत्ता की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता? सत्ता को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, उत्तरदायित्व को नहीं किया जा सकता। सत्ता एवं उत्तरदायित्व को नहीं किया जा सकता, सत्ता को किया जा सकता है। सत्ता एवं शक्ति का प्रत्यायोजित किया जा सकता है। यहाँ लिखा गया है नहीं किया जा सकता, तो उत्तरदायित्व को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, तो उत्तरदायित्व को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से किसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है? निम्न में से किसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है? तो ये सत्ता का होता है, या उत्तरदायित्व का होता है, या सत्ता एवं उत्तरदायित्व का होता है, या सत्ता एवं शक्ति का होता है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है? तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होने वाला है सत्ता का। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से सत्ता के प्रमुख स्रोत क्या हैं? निम्नलिखित में से सत्ता के प्रमुख स्रोत कानून है, या ज्ञान व क्षमता है, या व्यक्तित्व है, या उपर्युक्त तीनों हैं। तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से सत्ता के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भाई एक कानून भी है, ज्ञान व क्षमता भी है, व्यक्तित्व भी है, अर्थात आपका ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 97 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का आपस में गहरा संबंध है, ये तो भाई सही है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यही गलत है, यही सही नहीं है। बिना उत्तरदायित्व के अधिकार तथा बिना अधिकार के उत्तरदायित्व निर्मूल होता है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन बा अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये गलत है, ये सही नहीं, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सत्ता का लक्षण, सत्ता का लक्षण क्या है भाई? तो यह निर्णय लेने की शक्ति है, ये लक्षण है। इसके द्वारा दूसरों के कार्यों को निर्देशित किया जा सकता है, सही है। यह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है, ये भी सही है भाई। तो प्रश्न नंबर 98 का ये तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन क्या उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 पे आ जाएं। क्रियात्मक अधिकार सत्ता का लक्षण नहीं है। क्रियात्मक अधिकार सत्ता का लक्षण नहीं है। तो यह निर्णय लेने के अधिकार सत्ता है, ये लक्षण है। निर्णय लेने का अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है, सही। इससे सीमित अधिकार सत्ता भी कहते हैं, सही। यह सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है, ये सही नहीं है। तो क्रियात्मक अधिकार सत्ता तो ये क्रियात्मक अधिकार सत्ता का लक्षण नहीं है। तो क्या लक्षण नहीं भाई? यह निर्णय लेने का अधिकार सत्ता है, लक्षण है। निर्णय लेने का अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है, सही। इसे सीमित अधिकार सत्ता भी कहते हैं, सही। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन दा, यह सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है, यही लक्षण नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 100 पे देख लें। वह कौन सी अधिकार सत्ता है जो किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है? वह कौन सी अधिकार सत्ता है जो किसी भी दशा में
प्रवाहित हो सकती है। तो रेखा अधिकार सत्ता या स्टाप अधिकार सत्ता या क्रियात्मक अधिकार सत्ता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 100 का उत्तर करने का प्रयास करें। वह कौन सी अधिकार सत्ता है जो किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती? तो अधिकार सत्ता है स्टाप अधिकार सत्ता। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रबंध का सार क्या है भाई? प्रबंध का सार समन्वय है, समादेश की एकता है, पद सोपान है या उत्तरदायित्व है। प्रश्न नंबर 101 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार है समन्वय। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रबंध का सार है समन्वय। अगले प्रश्न पे आ जाएं। समन्वय से ही प्रबंध निम्नलिखित वांछित परिणाम उपलब्ध कर पाता है। प्रबंध से ही समन्वय से ही प्रबंध निम्नलिखित वांछित परिणाम उपलब्ध कर पाता है। क्या भाई? पारस्परिक हित संघर्षों को रोकना कर सकता है, निर्देशन में एकता स्थापित कर सकता है, संचार को प्रभावपूर्ण बना सकता है। तो प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 103 पे आ जाएं। सामूहिक प्रयासों के एकीकरण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संस्था के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, किस नाम से पुकारते हैं? प्रश्न नंबर 103 समादेश की एकता, समन्वय, पद सोपान या उत्तरदायित्व। सामूहिक प्रयासों के एकीकरण, सामूहिक प्रयासों के एकीकरण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संस्था के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, किस नाम से पुकारते हैं? उसको पुकारते हैं समन्वय नाम से। प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो समन्वय तथा सहकारिता में अंतर है, सही। सहकारिता की तुलना में समन्वय अधिक महत्वपूर्ण है, सही। समन्वय एवं सहकारिता एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी भाई सही है। स्वेच्छा से एक समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलकर काम करने को समन्वय कहते हैं, गलत। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 105 समन्वय की विशेषताएं हैं। समन्वय की क्या विशेषताएं हैं? या सामूहिक प्रयासों का क्रमबद्ध संयोजन है, ये विशेषता है। या उच्च अधिकारियों का काम है, ये भी विशेषता है। ये सामूहिक प्रयासों के आवश्यक अपव्यय को रोकता है, ये भी विशेषता है। तो जब ये तीनों विशेषता है तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन देख लेते हैं। समन्वयन संस्था के शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व है, ये सही है। समन्वयन संस्था के शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व, ये सही है। समन्वयन व्यक्तिगत प्रयासों के लिए है, सामूहिक प्रयासों के लिए नहीं, ये गलत। समन्वयन एक अविराम प्रक्रिया है, ये सही। समन्वयन द्वारा संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती, ये भी सही।
तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो समन्वयन संस्था के शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व है, सही है। समन्वयन एक अविराम प्रक्रिया है, सही है। समन्वयन द्वारा संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, ये भी सही है। ऑप्शन बा, समन्वयन व्यक्तिगत प्रयासों के लिए है, सामूहिक प्रयासों के लिए नहीं, यही गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 107 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन आ देखते हैं। समन्वयन एक प्रक्रिया है, कोई अस्थाई स्थित नहीं है, ये सही है भाई। समन्वयन एक प्रक्रिया है, कोई अस्थाई स्थित नहीं है। बात देख लें, समन्वयन सामूहिक प्रयासों के लिए है, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए नहीं, ये भी सही है। समन्वयन के लिए सहयोग का तत्व आवश्यक नहीं है। समन्वयन के लिए सहयोग का तत्व आवश्यक नहीं है, यही नहीं, गलत है। समन्वयन के लिए सहयोग का होना बहुत जरूरी है। फिर आप संदा देखें, सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति के बिना समन्वयन के कठिन होती है। सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति बिना समन्वयन के करना कठिन होता है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? तो ये वक्तव्य ऑप्शन सा, समन्वयन के लिए सहयोग का तत्व आवश्यक नहीं, भाई ये तत्व आवश्यक है। प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 107 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं। संगठन के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत का महत्व अत्यधिक है। समन्वयन के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत का महत्व अधिक है। प्रश्न नंबर 108, ये समन्वयन है या समादेश की एकता है या पद सोपान है या नियंत्रण का क्षेत्र है? तो संगठन के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करने के लिए समन्वयन का क्षेत्र सिद्धांत का अधिक महत्व अत्यधिक है। समन्वयन संगठन के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत का महत्व अधिक है। वो सिद्धांत है भाई नियंत्रण का क्षेत्र, वो है भाई नियंत्रण का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 108 समन्वयन, ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। संगठन के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत का महत्व अत्यधिक है, वह है समन्वयन। समन्वयन के द्वारा ही ये प्रयास सफल हो सकता है। प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 109, समन्वयन के तरीके या तकनीक हैं। समन्वयन के तरीके या तकनीक क्या है? प्रश्न नंबर 109, आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, समितियों द्वारा समन्वय, पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 109 का उत्तर देने का प्रयास करें। समन्वयन के तरीके या तकनीक क्या है भाई? तो आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, ये भी तकनीक है। समितियों द्वारा समन्वय, ये भी है। पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय, ये भी तकनीक है। तो प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 110, समन्वयन की तकनीक नहीं है। समन्वयन की
क्या तकनीक रही भाई? ये आपको देखना है। समन्वयन की तकनीक नहीं है। नियोजन तकनीक है। उत्तरदायित्व ये तकनीक नहीं है। बजट तकनीक है। लिखित संप्रेषण तकनीक है। यहाँ पूछा जा रहा नहीं है तो उत्तरदायित्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बा उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। समन्वयन की तकनीक नहीं है। समन्वयन की तकनीक नहीं है। क्या तकनीक नहीं है? वैयक्तिक नेतृत्व ये तकनीक है। पर्यवेक्षण है। आदेश की श्रृंखला, ग्रे कुनास का सूत्र। तो समन्वयन की तकनीक कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 111 का उत्तर देने का प्रयास करें। समन्वयन की तकनीक नहीं है तो ये तकनीक नहीं है भाई, ग्रे कुनास सूत्र। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 112 देख लें। ऐसा समन्वय जो किसी संगठन के समान स्तर के विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा समन्वय जो किसी संगठन के समान स्तर के विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है, उसे लंबवत समन्वयन कहते हैं, या समतल समन्वयन कहते हैं, या कार्यविधिक समन्वयन कहते हैं, या स्वतंत्र समन्वयन कहते हैं। प्रश्न नंबर 112 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ऐसा समन्वय जो किसी संगठन के समान स्तर के विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? समतल समन्वयन कहते हैं भाई। समतल समन्वयन। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 113। ऐसा समन्वयन जो किसी संगठन के उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय व्यक्तियों की क्रियाओं में स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा समन्वयन जो किसी संगठन के उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय व्यक्तियों की क्रियाओं में स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लंबवत समन्वयन कहते हैं, या समतल समन्वयन कहते हैं, या बाह्य समन्वय कहते हैं, या स्वतंत्र समन्वय कहते हैं। तो भाई उसे ऐसा समन्वय जो किसी संगठन के उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय व्यक्तियों की क्रियाओं में स्थापित किया जाता है, उसे लंबवत समन्वय कहते हैं। प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 देख लें। ऐसा समन्वय जो किसी संस्था के विभिन्न विभागों, उप विभागों, शाखाओं की क्रियाओं के मध्य व संचालकों, प्रबंधकों व उप प्रबंधकों, अधीक्षकों, अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की क्रियाओं के मध्य स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से, ऐसा समन्वय जो किसी संस्था के विभिन्न विभागों, उप विभागों, शाखाओं की क्रियाओं के मध्य व संचालकों, प्रबंधकों, उप प्रबंधकों, अधीक्षकों, अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की क्रियाओं के मध्य स्थापित किया जाता है, तो उसे समतल समन्वय कहते हैं, या लंबवत समन्वय कहते हैं, या आंतरिक समन्वय कहते हैं, या बाह्य समन्वय कहते हैं। तो उसे भाई कहते हैं आंतरिक समन्वय। प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है, ये दूसरा सेशन पहुंच रहा है, तो इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।